नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करें हम इस बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम की, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। कोरोना के 3 और मामले आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51 पर पहुंचा। उत्तराखंड में पहले की ही तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगे दुकानें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। देहरादून में हुई गुलदार की मौत। भूख के चलते मौत की आशंका। लॉकडाउन में रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं जंगली जानवर। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। 6 महीने के लिए खुले गंगोत्री धाम के कपाट। पहले दिन पीएम मोदी के नाम की हुई पूजा। तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको देंगे कोरोना का अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब आंकड़ा बढ़ गया है और बढ़कर यह आंकड़ा पहुंच गया है 51। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। रविवार को 3 नए मामले सामने आए। 3 नए पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें नवजात की मां और पिता कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं और नवजात का कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है। यह हम आपको खबर दे रहे हैं। राजधानी के दून अस्पताल का मामला है, तो उधर एम्स ऋषिकेश के नर्सिंग ऑफिसर को भी कोरोना हो गया है। तो ये खबर हम आपको दे रहे हैं। दरअसल ये अपडेट है, अब तक का 51 केसेस हो गए। बीच में कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिल रही है उत्तराखंड को। केसेस नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर केस निकल रहे हैं। फिर कुछ दिन केसेस नहीं निकलते हैं, फिर केस निकल रहे हैं। तो ये ज्यादा चिंताजनक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, सबसे पहले तो दर्शकों को आप कोरोना का अपडेट दीजिए और साथ ही साथ आज कितनी सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है आज? जी देखिए राजीव, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी पूरे उत्तराखंड में 51 की संख्या कोरोना मरीजों की हो गई है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और कल ही 3 मामले राजधानी देहरादून से आए हैं, तो अब पूरे प्रदेश की जो संख्या है वो 51 बढ़ चली है। अगर अपडेट की बात करें तो अभी कुल मिलाकर करीब 300 से ज़्यादा ऐसी संख्या है जिनका इंतज़ार है कि वो सैंपल रिपोर्ट का इंतज़ार है कि उनका वो नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे, उनका इंतज़ार करना होगा। हालांकि जिस तरह से लगातार एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है, वो राज्य के लिए बेहद ही चिंताजनक है। अगर दूसरी अपडेट करें तो पूर्व में जो ग्रीन जोन थे या रेड जोन थे, उनमें जो ग्रीन जोन की बात करें तो राज्य सरकार की ओर से तमाम राहत देने की बात की जा रही थी, लेकिन अपने ही फैसले को, ग्रीन जोन वाले फैसले को राज्य सरकार ने वापस लिया है। और एक कल देर शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री आवास में की गई, जिसमें मुख्य सचिव उत्पल कुमार, डीजीपी अनिल रतौड़ी और तमाम शासन के बड़े अफसरों के साथ साथ में इस खबर पर भी हम बात करेंगे विनोद। इस खबर पर भी हम बात करेंगे। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सरकार जो निर्णय लेती है उसको अपने आप फिर वापस ले लिया जाता है। तो इसलिए सवाल उठते हैं कि ये कंफ्यूजन क्यों। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नए पॉजिटिव केस आए हैं विनोद, ये हॉटस्पॉट वाले इलाकों के हैं या नॉन हॉटस्पॉट वाले? कहां से ये केसेस आए हैं एग्जैक्टली? जी देखिए, ये पूरा मामले जिस तरीके से आ रहे हैं, कल 2 मामले राजधानी देहरादून के आए हैं, जिसमें नवजात शिशु और उसकी माता पिता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजधानी के रेड जोन वाले इलाकों के ही ये मामले हैं। अगर दूसरी बात करें तो एक जो महिला अधिकारी है एम्स की, वहाँ पर एक कोरोना मरीज पाया गया है। तो अब बढ़कर संख्या 51 हो गई है। तो ये जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है राजीव, तो बेहद ही चिंताजनक है। और जब पूरे रेड जोन को पूरे ऐसे इलाके हैं जो उनको रेड जोन घोषित कर दिया गया है, तो तमाम ऐसे समय पर भी लोगों की आवाजाही और पूरी तरह से सामान्य परिस्थिति की तौर पर ही सामान्य यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है। महसूस कर पाना मुश्किल है। रेड जोन में और ग्रीन जोन में दोनों में अंतर नहीं दिख रहा। ये वाकई चिंताजनक है। विनोद, आप बने रहे। आप जो खबर दर्शकों को बता रहे थे उसी खबर को हम दर्शकों को जरा बता भी दें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। ये वो फैसला था जो पूरे लॉकडाउन के दरमियान अब तक चलता रहा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुआ था। दुकानों को लेकर अब पहले जैसी व्यवस्था वापस लागू कर दी गई है।
लॉकडाउन पर ये निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए हैं कि अब पहले जैसी व्यवस्था, यानी कि पहले जो निर्णय दिया गया था कि दिन भर दुकानें खुल सकती हैं कुछ जगहों पर, लेकिन अब नहीं खुलेंगे। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग आपको अख्तियार करनी होगी। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और पेशेंट केयर पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। विनोद, अब इस निर्णय के बाद ये कहा जाए कि सरकार जल्दबाजी में फैसले ले रही है और कंफ्यूज है कि मालूम ही नहीं कि क्या करना है। पहले निर्णय दे दिया जाता है कि दुकानें खुलेंगी, उसके बाद कहा जाता है कि नहीं अब 1 बजे तक ही खुलेंगी। आखिर ऐसा क्यों? जी राजीव, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अभी जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में संख्या कोरोना मरीजों की बढ़ रही थी और कुछ ऐसे भी इलाके हैं, जनपद है, खासकर ऊपरी पहाड़ी जनपदों की बात करें तो वहां पर राज्य सरकार की ओर से राहत देने की बात की जा रही थी। तो ऐसे में राज्य सरकार ने ये फैसला लिया कि सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक आवश्यक चीज़ें यानी सामान, फल, राशन खरीदने के लिए दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन अब लगातार ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है तो राज्य सरकार ने अपना ही फैसला वापस लिया है कि अब पूर्व की भांति यानी 7 बजे से लेकर 1 बजे तक ही ये दुकानें खोली जाएंगी जैसे पूर्व में खोला जा रहा है। और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसको ही देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर में दुकानें खोली जाएंगी। लिहाजा पूरे प्रदेश में अब जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है उसको देखते सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। और कल ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें तमाम शासन के और पुलिस अधिकारी शामिल हुए और जहां पर ग्रीन जोन, जिनमें ग्रीन जोन जो इलाके हैं वहां पर राहत देने की बात तो जरूर की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से मास्क और तमाम एडवाइजरी को फॉलो करने की भी बात की जा रही है। और राजीव, मैं आपको दूसरे पहलू पर बात करूं, जो रेड जोन घोषित हैं खासकर राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जनपद है जहां पर पूरी तरह से रेड जोन घोषित कर दिया गया है। तो वहां पर पूरी तरह से सख्ती बरतने के भी निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। अगर कोई सख्ती यानी लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो विशेष तौर पर सख्त यानी कि कार्रवाई के निर्देश दिए गए कि अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो निर्णय लेती है उस पर कुछ देर तक के लिए टिकना जरूरी है, क्योंकि इससे एक अच्छा संदेश भी लोगों के बीच में नहीं जाता। इससे ये नजर आता है कि कहीं ये कंफ्यूजन की स्थिति आखिर क्यों। 3 नए केसेस आए, उसके बाद तुरंत इस निर्णय को वापस ले लिया गया। बहरहाल अब विकासनगर से बड़ी खबर आपको देते हैं। एक युवक में कोरोना के लक्षण मिले हैं। विकासनगर में लक्षण मिले कोरोना के, संदिग्ध युवक को देहरादून में एडमिट करवा लिया गया है। विकासनगर से खबर आपको दे रहे हैं। सांस लेने में परेशानी है, बुखार हो रही है, बुखार की शिकायत भी है युवक को। तो ऐसे में ये सारे सिम्टम्स, ये लक्षण है जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। ऐसे में युवक की ट्रैवल हिस्ट्री भी अब खंगाले जा रहे हैं कि कहीं इस युवक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया तो इस बीच में बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड पहुंचे हैं और कहीं इसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं। खबर अब ऋषिकेश से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला है। टिहरी पुलिस ने चेकिंग अभियान यहां पर तेज कर दिया। ऋषिकेश में यह चेकिंग अभियान तेज किया गया है और टिहरी पुलिस ने जिले की सीमाओं पर चेकिंग तेज कर दी है। चेकिंग की जा रही है और ऋषिकेश में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। बेवजह वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये बता दें कि एम्स नर्सिंग स्टाफ ही कोरोना का पॉजिटिव मिला था, उसी के बाद ये अतिरिक्त चौकसी। प्रमोद नौटियाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। आप ऋषिकेश से जुड़ गए। प्रमोद, आप किस तरह की सख्ती और किस तरह से अलर्टनेस वहां पर नजर आ रही है? कितना सक्रिय हुआ है प्रशासन एक केस मिलने के बाद? ये देखिए, जब ये कल ये ऋषिकेश में एक नर्सिंग स्टाफ के पॉजिटिव मिलने की खबर से पूरे मतलब इधर हड़कंप मच गया था। और क्योंकि ऋषिकेश जो है ये आसपास के जिलों से लगा हुआ है, टिहरी और पौड़ी की सीमाएं इससे लगी हुई हैं, इधर हरिद्वार की सीमा लगी हुई है। तो नरेंद्र, ये जो टिहरी पुलिस है ये ढालवाला चौकी इनकी पड़ती है, यहाँ पर सीमा पर इन्होंने चौकसी बढ़ा दी है और किसी भी आने जाने वाले को बगैर मेडिकल चेकअप के जिले में एंट्री नहीं दी जा रही। और सबसे बड़ी बात है, जो पुराने पास जो जारी किए गए थे उन पासों को कैंसिल कर दिया गया है और अब केवल ई पास जो ऑनलाइन पास होंगे उन्हीं को मान्य किया गया है।
और यहीं पर इन्होंने एक थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप के लिए टीम बिठा रखी है। टीम उसको चेक करेगी, उसके बाद ही जिले में एंट्री मिलेगी। और जो बेवजह ठीक है, यानी कि जो बेवजह आवाजाही करेंगे उन पर कार्रवाई भी। प्रमोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बॉर्डर है यहाँ पर टिहरी का और ऋषिकेश का, तो ऐसे में वहां पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ाई गई, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। पुराने जो पास जारी किए गए थे उनको कैंसिल करके अब नए ई पास जारी किए गए हैं। ऋषिकेश से ही बड़ी खबर भी है। एम्स अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग की आईपीडी में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर जांच में कोरोना की पॉजिटिव मिले हैं और हेल्थ केयर वर्कर में 24 अप्रैल में बीमारी के मामूली लक्षण दिखाई दिए थे, लेकिन उस दिन युवक ने एम्स के स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट नहीं की। अगले दिन 25 अप्रैल को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ने का उसका स्क्रीनिंग ओपीडी में सैंपल लिया गया। इसके बाद 25 अप्रैल की रात को कोविड-19 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ये हेल्थ केयर वर्कर यूरोलॉजी आईपीटी में काम कर रहा था और 24 तारीख को सबसे पहले इसको सिम्टम्स डेवलप हुए जो कि माइल्ड थे, माइल्ड कॉफ और सोर थ्रोट। 24 तारीख को इसने हमारी स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट नहीं किया। 25 तारीख को इसको थोड़ा सा सिम्टम्स जब ज़्यादा हुए तो इसने स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट किया, वहाँ इसका सैंपल लिया गया और 25 तारीख की रात में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर पेशेंट है जिसके की कांटेक्ट में ये वार्ड में काम करते करते आया है और उसकी वजह से ही इसको ये संक्रमण हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट के बाद मसूरी में सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कुछ दुकानें जरूर खुली नजर आए। मसूरी के मॉल रोड में इक्का दुकान दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं मसूरी के पुराना लंढौर बाजार में ज्यादातर दुकानें खुली रहीं, लेकिन दुकानों में ग्राहकों की तादाद ना के बराबर ही देखी गई और सुबह के वक्त कुछ लोग जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार में पहुंचे, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद बाजार में सन्नाटा सा पसर गया। और उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी की, उसमें निर्णय ले लिया गया कि अब दुकानें सिर्फ 1 बजे तक ही खुलेंगी, लेकिन कल रियायत जब मिली तो उसमें कुछ दुकानें जरूर खुली हुई दिखी। बिजनेस अब तो देखा जाए तो बिजनेस तो बिल्कुल जीरो है बस, क्योंकि अब तो लोकल हमारा तो मार्केट लोकल मार्केट पूरा यहाँ पे है। लोकल इस समय यहाँ पे है नहीं, इनकम ऑफ सोर्सेज सब खत्म हो चुका है। होटल्स का स्टाफ यहाँ पे नहीं है, इनकम ऑफ सोर्सेज जीरो है। पर क्या दुकान मानते हैं कि फ़ायदा यही है कि हम लोग जो घरों में कैद थे थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा ये कि दुकान की सफाई हो जाएगी इस तरह से, बाकी बेनिफिट कोई नहीं है। बिजनेस ऑफ कोई ग्राहक नहीं है, कोई ग्राहक नहीं। लॉकडाउन से हर कोई परेशान है और इसी का खामियाजा हरिद्वार के एक दूल्हे को भुगतना पड़ा। हुआ यूं कि दोनों की शादी लॉकडाउन से पहले तय हो गई थी। तय समय के दिन जब दूल्हे राजा बारात लेकर कोटद्वार अपनी दुल्हन को लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें कोटद्वार के सीमावर्ती बॉर्डर पर रोक लिया गया। इसी तरह 2 बार दूल्हे की शादी तय हुई और दोनों बार दूल्हे को बॉर्डर पर रोक लिया गया। तीसरी बार दूल्हा लक्सर के एसडीएम से 5 लोगों की परमिशन के साथ पहुंचा था, लिहाजा स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दूल्हे को दुल्हन को ले जाने की इजाजत मिल गई और स्वास्थ्य टीम ने जांच के बाद दूल्हे को कोटद्वार में प्रवेश दे दिया। छब्बीस वाली करी जी, मतलब परमिशन दी 5 आदमियों की, इसके दोबारा ही आए जी। हाँ जी, आगे लगन नहीं था इसके बारे में जानकारी के लिए, मतलब पहला जब कोई नहीं समय मिला उस बारे में तो फिर इसकी करनी पड़ी परमिशन लेने को। हैं लक्सर के रहने वाले हैं, इनके लड़के सतीश की हमारे यहाँ कोटद्वार में सगाई हुई है और उन्होंने शादी करने के लिए इससे पहले भी 2-3 बार वो आए, लेकिन अनुमति न होने के कारण उनको वापस कर दिया गया था। अब वो प्रॉपर अनुमति लेके आए, लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन किया गया, जितने व्यक्ति अधिक रहते हैं उतने व्यक्ति लेके आए और फिर इनको प्रवेश दिया गया और ये इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान ही है। पूरे प्रदेश में जारी लॉकडाउन की वजह से वन्य जीव जंगलों से बाहर निकलकर आवासीय इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देहरादून के राजपुर इलाके में देखी गई, जहां पर भूख की आस में कुछ खाने की यहाँ पर आस में भटक रहे गुलदार की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर दफना भी दिया है। तो वन क्षेत्रों में
मानव की दखलंदाजी और उसके बाद लगातार जंगल का दायरा कम होता चला गया, वन्य जीवों को बड़ा नुकसान पहुंचा, शिकारियों ने नुकसान पहुंचा। तो ऐसे में शिकार की कमी के चलते अब ये जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, क्योंकि सूनापन है, खाली है सड़कें, इसलिए आते हैं, लेकिन खाना यहाँ भी नहीं मिल रहा है और दम तोड़ रहे हैं जानवर। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों और सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। टिहरी में तो इन दिनों कई जगहों पर गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने वन विभाग से की है। लोगों की शिकायत पर वन विभाग की टीम गश्त कर रही है और लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रही है। वन विभाग की टीम गश्त कर रही है और कहीं ना कहीं वन विभाग की टीम को गश्त के साथ साथ उनके भोजन की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि रिहायशी इलाकों में उनका आना इस बात का प्रतीक है कि उनको जंगलों में खाना नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालय में स्थित विश्व प्रसिद्ध चार धामों की वार्षिक यात्रा इस साल मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस संकट के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल दोपहर 12:35 पर खोल दिए गए हैं। तो यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर खोले गए। दोनों ही धामों में पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा की गई। तो गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए, पूरे विधि विधान के साथ ही खोले गए। पूजा अर्चना, शंखों की ध्वनि, घंटे, घड़ियाल वहां पर बजे और 12:35 पर जहां गंगोत्री धाम तो यमुनोत्री धाम के कपाट खुले 12:41 पर। ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं थी, कुछ लोगों को ही परमिशन थी, अनुमति मिली थी जो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में मौजूद थे और श्रद्धालुओं को अभी आने की इजाजत है नहीं। स्थिति सामान्य होगी, कोरोना वायरस समाप्त होगा, उसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी कि क्या श्रद्धालु पहुंच पाएंगे या नहीं। चलिए फिलहाल रुक रहे, छोटे से ब्रेक खेले, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बड़ी खबर आपको टिहरी से हम दे दें, जहां पर परिजनों को कमलेश का शव सौंपा गया है। कमलेश के परिजन शव लेकर ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 17 अप्रैल को कमलेश की दुबई में मौत हुई थी और 24 अप्रैल को दुबई से दिल्ली उनका शव पहुंचा था और देर रात भारत सरकार की तरफ से शव को परिजनों को सौंप भी दिया गया है। ऋषिकेश में अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसीलिए ऋषिकेश के लिए उनका शव रवाना कर दिया गया है। ये खबर हम आपको टिहरी से दे रहे हैं। कमलेश की मौत हुई थी दुबई में, उसके बाद परिजनों ने मांग की थी कि शव को भारत लाया जाए और भारत सरकार की तरफ से शव को वापस लाया भी गया सरकार ने। उसके बाद कमलेश के परिजनों को कमलेश का शव जो है सौंप दिया, जो कि टिहरी में उनका परिवार रहता है। और उसके बाद अब अंतिम संस्कार के लिए ऋषिकेश के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो रवाना कर दिया गया है। 17 अप्रैल को कमलेश की दुबई में मौत हुई थी और उसके बाद 24 अप्रैल को उनका शव दिल्ली पहुंचा था और देर रात ही उनके परिजनों को उनका शव दिया गया। अंकित हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। अंकित, वाकई ये परिजनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि दुबई में थे और ऐसे वक्त में जब सब चीजें बंद है, ऐसे में भी उनका शव परिवार को सौंपा गया है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने एक वो की है, लेकिन परिजनों में कहीं ना कहीं ये दुख जरूर है कि उनके जो बेटे का शव था वो पहले आया फिर वापस गया। तो लेकिन अब सरकार की इसी बात की वो उन पर खुशी है कि सरकार ने उनकी बात सुनी और शव पहुंच पाया। जी अंकित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कमलेश के परिवार को शव मिल गया है और ऋषिकेश के लिए शव रवाना भी कर दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और सरकार से परिवार भी खुश, क्योंककि सरकार ने उनका साथ दिया। सिर्फ एक बड़ी खबर आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हुई दे दें। अच्छी खबर है, 885 अंक की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। ऐसे वक्त में जब मार्केट लगातार गिर रहे हैं, ये
अच्छी खबर है, शेयर मार्केट से अच्छी शुरुआत हुई आज के दिन की। 585 अंक की बढ़त के साथ बाजार खुला है और पिछले कई दिनों से लगातार बाजार लुढ़क रहा था। शेयर मार्केट में लगातार डाउनफॉल का जो सिलसिला है वो चल रहा था और ऐसे में 585 अंक की बढ़त एक अच्छे संकेत। इस वक्त बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दें। बीसीसीआई उपाध्यक्ष के घर में चोर घुसे। जी हां, महिम वर्मा के घर में 2 चोर दाखिल हुए। इस वक्त ये सूचना मिल रही है देहरादून से। बीसीसीआई उपाध्यक्ष हैं और उनके घर में चोर घुसे बताया जा रहा है और परिजनों के देखने के बाद ये दोनों ही चोर वहां से भाग निकले। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है देहरादून से। अब ये चोरी की वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे या नहीं, स्पष्ट नहीं है कि कुछ चोरी करके लेकर भी गए या नहीं, लेकिन ये पता चल पा रहा है, ये बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों ने इन दोनों ही चोरों को देख लिया था। इसके बाद ये लोग भाग गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि देश में लॉकडाउन है, पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी किए हुए है, ऐसे में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के घर में ये चोर घुसे। ये 2 चोर बताए जा रहे हैं जिनको परिवार के लोगों ने, परिवार के सदस्यों ने देख लिया था। देखिए चोरी करने का वक्त, देखिए जब सब लोग घरों के भीतर हैं उसके बावजूद भी ये घरों में चोरी करने के लिए घुसे। घर में जब परिजन घर के भीतर हैं उसके बाद भी, तो इनका हौसला और इनके हौसलों का आप समझ सकते हैं कि कितने चरम पर हैं। विनोद हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, क्या कुछ चोरी की वारदात को अंजाम दे पाए, क्या सफल हो पाए चोरी की वारदात में और क्या पता चल पाए इनके बारे में? जी देखिए राजीव, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष महिम वर्मा राजधानी देहरादून के केवल विहार में उनका आवास है और ऐसे में लगातार हल्की हल्की चोरी और तमाम ऐसी वारदात को अंजाम देने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें कल का ये पूरा मामला है जिसमें 2 संदिग्ध उनके गेट को कूदकर घर में घुसे। हालांकि उनकी समझदारी और उनका महिम वर्मा के जो चाचा हैं उनकी समझदारी काम आई और उन्होंने उन दोनों लोगों को पकड़ लिया, लेकिन वो छटपटाकर उनसे जान छुड़ाकर भागे। और यानी कि चोरी की वारदात को अंजाम कुल मिलाकर नहीं दे पाए। जी विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर भी मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में 30 अप्रैल तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, साथ ही साथ मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और आने वाले 2 दिनों में मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश हो सकती है। विनोद, दर्शकों को बताएं मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? जी देखिए राजीव, अभी अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने समूचे उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक चेतावनी जारी की गई है और पूर्व से भी लगातार कल लगातार बारिश पूरे प्रदेश में बनी रही और आज भी हल्के बादल छाए हुए हैं और ऐसे में अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है और अब यही देखना होगा कि जिस तरह से अप्रैल माह में भी लगातार मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, बारिश हो रही है और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हो रही है, तो ऐसे में अगले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग की यानी कि आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं किसानों को राहत नहीं मिलने वाली है। आपने बताया कि मौसम पूरी तरह से बदला रहेगा। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। 26 तारीख से आगे जो है, 26 से लेकर के और करीब 30 तारीख तक, तो उसमें रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो बढ़ने वाली है प्रदेश में। और 27 और 28 को तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा वो मिलने वाली है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो चलने वाली है। और जहाँ तक आपको 26 या 29, 30 की बात करें तो उसमें भी जो कुछ जगहों पर जो है लाइट मॉडरेट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उस दौरान भी। खबर आपको बागेश्वर से दे दें। देखिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की और वो अब सटीक साबित भी हो रही है। तेज बारिश के साथ ओले गिरे बागेश्वर में। भारी बारिश की वजह से गदेरे उफान पर हैं और ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान भी हुआ है और गेहूं की उनकी फसल बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग जो भविष्यवाणी दे रहा है वो सटीक साबित हो रही है और आने वाले 2 दिन कुछ इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना रह सकता है। इसमें दाना
कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। रुड़की में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आवास विकास कॉलोनी के पास में एक पिकअप वाहन पकड़ा, जिसमें से अवैध शराब की 167 पेटियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने शराब की पेटियों को जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया। और पकड़ा गया शख्स यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। चालक से पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम गठित भी कर दी गई है। चमोली के विकासखंड घाट के लुणतरा गांव में एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। ग्राम प्रधान की सूचना पर गांव में पहुंची राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और आरोपियों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है और परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है और दोषियों के खिलाफ उम्र कैद की सजा की मांग की है। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।